चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लाए हैं आपके लिए दूसरा लेक्चर। केमिस्ट्री का पहला लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन में भी लिंक मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। हम लाए हैं आपके लिए सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आगे चल के हम काफी चीजें यहाँ पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट में हमने बताया था सम कॉमन आयन, सम कॉमन, उसमें केटायंस भी थे, एनायंस भी थे। आफ्टर इट आज हम पता करेंगे क्या होता है। उसमें हमने आपको सिखाया था किस प्रकार से पीरियोडिक टेबल भी सीखते हैं, और लर्न करने की ट्रिक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। लर्न करने की ट्रिक जरूर आप याद रखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सम कॉमन मॉलिक्यूल्स होगा। लेकिन अगर आप अभी तक के अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। जैसे हम लाइव आते हैं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ जितने भी लोग यहां पर हो, क्योंकि चैनल आपका है, जितने भी लोग देख रहे हो, सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप इस प्लेटफॉर्म को देखिए। ये इट इज ए विवेक मिश्रा स्टडी चैनल का प्लेटफॉर्म है, ये हमारे चैनल का प्लेटफॉर्म है, हम सबके चैनल का प्लेटफॉर्म है। तो आपका ये जिम्मेदारी बनती है, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप सबसे पहले क्या करोगे। सबसे पहला काम कि आप एक दो दोस्तों के साथ शेयर करोगे, जिससे उनको भी पता चले कि ये चैनल बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ यहाँ पर हर वो कंटेंट मिलते हैं जो कि सभी बच्चों को समझ में आ जाएंगे। तो आपको बनना इसकी तरह है, इसकी तरह बनो और फटाफट से अपने दो दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी पढ़ सकें, वो भी आगे बढ़ सकें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको अच्छा, हमें भी खुशी मिले कि हम लोग मेहनत करते हैं, आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट बात करते हैं, ज्वाइन नाउ। ज्वाइन नाउ, इस चैनल को ज्वाइन कीजिए फटाफट से। आप लोग अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो हमने सिंपल बहुत ही फीस मतलब निग्लिजिबल रखी गई है। फीस आपकी है सिर्फ 199 पर मंथ, 199 पर मंथ की फीस रखी है, जो कि निग्लिजिबल है। अगर आप ऑफलाइन कहीं कोचिंग करते हो तो आपको 500 रुपए पर सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट के लिए 2000 रुपए फीस देनी पड़ती है। सिर्फ हम 200 रुपए फीस ले रहे हैं, जिसमें आपको पूरे महीने भर तक के लिए पढ़ाया जाएगा। इसलिए अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हो तो फटाफट से ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसके बाद के जितने भी लेक्चर्स होंगे, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज जो भी चलने वाली हमारी, सबके सब पेड क्लासेस में चलेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा उस क्लास से छूट ना पाए, हर वो चीजें वो समझ पाए, सिर्फ 200 रुपए फीस में मंथली। अगर आप ज्वाइन नहीं करना जानते, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, कैसे ज्वाइन करते हैं वो जाकर देख लीजिए, आपको ज्वाइन करना समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है। तो उसके पश्चात लेकिन फटाफट से आप लोग ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप अगर ज्वाइन नहीं करोगे तो पूरा प्रॉपर लेक्चर नहीं देख पाओगे, जिससे आपको भी परेशानी होगी। इसलिए ज्वाइन कीजिए, जिससे हर वो चीजें जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो हमारी टीम समझाएगी आपके लिए, जितनी भी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, वो आपको समझ में आ जाए। इसलिए फटाफट से ज्वाइन कीजिए। चलिए नाउ हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज हमको पढ़ना क्या है वो चीज देख लेते हैं। हम स्टार्ट कर दिए हैं, फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है वो चीज अगर हम देखें तो इसमें हमें पढ़ना है टोटल तो सम कॉमन मॉलिक्यूल्स। आयंस आपने देखा था, आज हम पढ़ेंगे सम कॉमन मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे सम कॉमन मॉलिक्यूल्स। चलिए देख लेते हैं इसके बाद सम कॉमन मॉलिक्यूल्स। इसमें आप पढ़ोगे क्या, सबसे पहले याद रखेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में इसमें पढ़ने वाले हो। आयंस और जितने केटायंस हैं सबके बारे में आप देख चुके हो। आज का जो हमारा टॉपिक है सम कॉमन मॉलिक्यूल्स। तो इसमें जो सबसे पहला मॉलिक्यूल्स आता है, लुक एट इट। सबसे पहला जो हमारा मॉलिक्यूल्स है ये कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए इसमें मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया जाएगा, इसका फार्मूला बताया जाएगा एंड कॉमन नेम बताया जाएगा। कॉमन नेम जो कि आप लगभग सुनते हो, आईपीएससी नेम ये आपका केमिकल नेम या फिर आईपीएससी नेम जिसे आप बोलते हो। आईपीएससी नेम क्या होता है, मतलब केमिकल नेम। एंड जो कॉमन नेम होता है वो दैनिक जीवन में यूज होने वाले नेम है। जैसे बेकिंग सोडा का नाम आप सुनते हो कि नहीं सुनते हो, वॉशिंग सोडा हो गया, बोरेक्स हो गया, तो ये सब आप कॉमन नाम है, वो चीज आप सुनते हो। तो आपको उसका केमिकल नाम भी पता चलेगा, उसका कॉमन नाम भी पता चलेगा, साथ साथ फार्मूला हम लोग कराने वाले हैं। सबसे पहला हम देखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसे बोलते क्या है, इसे बोलते हैं बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को बोला जाता है बेकिंग सोडा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे, हर एक टॉपिक समझ में आएगा। तो बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, देखो सोडियम का होता है Na। देखो हम फार्मूला आपको बताएंगे कैसे बनाया जाएगा। सोडियम का होगा Na,
जब बात है बाइकार्बोनेट की, जब बात है बाइकार्बोनेट की, वहां पर H लगाता है NaHCO3। इसका फार्मूला क्या निकल गया है? NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला NaHCO3। ये फार्मूला आपको याद होने चाहिए, तभी जाकर आप आगे समझ पाओ, क्योंकि ये जो फार्मूला है, क्योंकि आपको किताब ऑलरेडी आपके पास है, किताब में दिया गया होता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की किताब ले लीजिए या फिर इंपॉर्टेंट नेम वाइज किताब ले लीजिए, तो उसमें काफी चीजें मिलेंगी, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको हमेशा याद रखना है, वो चीजें हम आपको बता रहे हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। याद रखो, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा, और इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। देखिए, जब आप बात करते हो सोडियम बाइकार्बोनेट की तो NaCO3 होता है, जब आप बात करते हो सोडियम कार्बोनेट की तो वहां पर होता है Na2CO3। तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? इसे बोलते हैं वॉशिंग सोडा। डेकाहाइड्रेट मतलब क्या होता है? डेका मतलब कितना होता है? 10, हाइड्रेट मतलब H2O, तो डेका मतलब 10 एंड हाइड्रेट मतलब H2O होता है, तो वहां पर इंटू 10 H2O लगा दोगे। सबसे पहले इसका फार्मूला कैसे लिखते हैं? सोडियम कार्बोनेट को क्या लिखते हैं? Na2CO3 एंड सोडियम बाइकार्बोनेट को NaSCO3। तो यहां पर लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला Na2CO3 इंटू डेकाहाइड्रेट लगा है, डेकाहाइड्रेट को क्या बोलते हैं? 10H2O। डेका को बोलते हैं 10। आप जानते हो हेप्टा, फिर हेक्सा, ये पेंटा, ऑक्टा, ये सब होता है, वैसे डेका को बोलते हैं 10। तो इसे क्या बोलेंगे? 10 हाइड्रेट मतलब H2O। ठीक, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। यहां तक क्लियर है सबको? फिर नेक्स्ट जो आता है हमारा सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, देखिए सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, इसको कैसे हम देखेंगे? टेट्राबोरेट जो होता है B4O7, तो और जो सोडियम उसके साथ लगता है वो Na2 लगेगा, तो इसका फार्मूला होता है सोडियम टेट्राबोरेट का फार्मूला लगाइए Na2B4O7 इंटू डेकाहाइड्रेट मतलब 10H2O। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं। Na2B4O7 इंटू 10H2O। क्लियर है? इसे बोलते हैं बोरेक्स। इसे क्या बोलते हैं? बोरेक्स। Na2B4O7 इंटू 10H2O, इसे बोलते हैं बोरेक्स। याद रखना, क्लियर होना है सबको? 100% समझ में आ रहा है? बोरेक्स को क्या बोलते हैं? सोडियम टेट्राबोरेट एंड डेकाहाइड्रेट। याद हुआ? सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, जिसे बोलते हैं Na2B4O7 इंटू 10H2O। डेकाहाइड्रेट मतलब 10H2O, इसे बोलते हैं बोरेक्स। याद हुआ? नेक्स्ट जो हमारा आता है मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। क्या आता है? मैग्नीशियम सल्फेट और हेप्टाहाइड्रेट। देखो, जो बात को लिखा रहता है हेप्टा, हेक्सा, सेप्टा, तो इन सबको छोड़ो। अभी पहले ये देखो कि पहले जो हमारा फार्मूला है वो क्या है। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है? सब लोग जानते हो, MgSO4। मैग्नीशियम सल्फेट यही तो होता है ना, तो इसे क्या लिखोगे? MgSO4। मैग्नीशियम सल्फेट का होता है MgSO4। क्लियर? MgSO4 एंड हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टाहाइड्रेट का मतलब है, हेप्टा मतलब 7 होता है। हेप्टा मतलब 7, क्योंकि मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नेप्टा, फिर डेका, ये होता है। तो हेप्टा किसे बोलते हैं? 7 को। तो हेप्टाहाइड्रेट मतलब इंटू 7H2O। क्यों? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? इंटू में 7H2O, इसे बोलते हैं इप्सम साल्ट। क्या बोलते हैं? इप्सम साल्ट। मतलब इसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को हम बोलते हैं, जिसे फार्मूला होता है MgSO4 इंटू 7H2O, इसको हम बोलते हैं इप्सम साल्ट। लुक एट इट, इसे बोलते हैं इप्सम साल्ट। नेक्स्ट जो हमारा आता है लेड थर्ड सल्फाइड। लेड थर्ड सल्फाइड, याद रखो, सेकंड है, लेड सेकंड सल्फाइड। सेकंड यहां पर क्या शो कर रहा है? मैंने कल आपको बताया था, जो वहां पर सेकंड लिखा रहा है, थर्ड लिखा रहा है, फोर्थ लिखा रहा है, वो आपको उस पर आयन जितने हैं वो उसको शो कर रहा है, कितने उस पर चार्ज हैं उसको शो कर रहा है। तो लेड सेकंड सल्फाइड, लेड सेकंड सल्फाइड, तो पीबी जो है लेड +2 दिखाएगा एंड सल्फाइड यस -2 दिखाता है। तो लेड सेकंड सल्फाइड क्या दिखाएगा? पीबी यस लेड सेकंड सल्फाइड, क्योंकि लेड को जब आप तोड़ोगे
Pb+2 में टूटेगा, सल्फाइड यस -2 में टूटेगा, दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर जाएंगे। अगर 1 और -2 होता तो भी दिक्कत Pb2S होना चाहिए था, लेकिन वो भी उसमें -2 इसमें +2 आता है, दोनों ज्वाइंट होंगे। इसको बोलते हैं गैलेना। क्या बोलते हैं? गैलेना। तो इसका फार्मूला क्या होता है? Pb यस लेड सेकंड सल्फाइड। क्लियर है सबको? नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जैसे आप देखे थे मैग्नीशियम सल्फेट, आप देखिएगा मैग्नीशियम सल्फेट, तो वैसे कैल्शियम सल्फेट भी है, क्योंकि ऑलरेडी Mg भी हमारा +2 शो करता है, +2 शो करता है, एंड कैल्शियम भी हमारा +2 ही शो करता है कि नहीं? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, कौन सा एलिमेंट है बताओ? एल्कली अर्थ मेटल। एल्कली अर्थ मेटल, और एल्कली अर्थ मेटल सबके सब +2 ही शो करते हैं। Mg 12 होता है, 2 8 2 बचता है, वो डोनेट कर देता है, तो Mg भी +2 शो करता है एंड कैल्शियम भी +2 शो करता है। तो दोनों जब Mg +2 शो करता है, MgSO4 है मैग्नीशियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट क्या होगा? CaSO4। तो कैल्शियम सल्फेट क्या लिखोगे? CaSO4 इनटू में डाइहाइड्रेट है। डाई का मतलब है 2, मोनो होता तो 1, डाई है तो 2, डाई के मतलब 2, 2H2O, जिसे बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम क्या बोलते हैं? जिप्सम को क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो लुक एट इट, एक बार फिर से हम रिवीजन आपको करा रहे हैं। बेकिंग सोडा दिया गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सब लोग फटाफट से चैट सेक्शन में लिखो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फटाफट से लिखो, मैं देख रहा हूं चैट सेक्शन में। बेकिंग सोडा को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, समझ में आ रहा है? वॉशिंग सोडा को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बोरेक्स को बोलते हैं सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। इप्सम साल्ट को बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। गैलेना को बोलते हैं लेड सेकंड सल्फाइड, एंड जिप्सम को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्लियर हुआ? ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट, समझ में बात आई ना? स्क्रीनशॉट ले लिया, और स्क्रीनशॉट लेने के पश्चात एक बार सब लोग ध्यान देकर सुनिए, आपको ये लेक्चर खत्म होने के बाद टाइम दिया जाता है, तब जाकर नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया जाएगा। आधे घंटे 45 मिनट का टाइम मिलता है, उसमें आप लिख लिया करो, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। लेक्चर से चलेंगे तो आप बाद में भूल जाओगे, तुरंत लिखोगे तो याद रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आधे घंटे 40 मिनट का आपको टाइम मिलता है, तब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है। तब तक के लिए आपके पास टाइम है, आप उसे नोट डाउन कर लिया कीजिए, और कॉपी पेन में जरूर लिखा कीजिए। मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, टैबलेट में आप स्क्रीनशॉट रखोगे तो वो खो जाएगा। स्क्रीनशॉट से पढ़ने में मजा भी नहीं आता, आप भी नहीं पढ़ पाओगे। पहले तो खूब अच्छा लगता है, बनाने का मन नहीं करता, लेकिन आप खुद ब खुद लिखा कीजिए। हालांकि हमारी टीम प्रिपेयर करती है नोट्स, वो आपको नोट्स प्रोवाइड करेगी टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप नहीं जानते हैं, टेलीग्राम चले जाइए, वहां पर सर्च करेंगे @यूनियन क्लासेस। यूनियन क्लासेस हमारा चैनल है, यूनियन क्लासेस पे आप वहां पर नोटिफिकेशन मिलेगी जब भी हमारी पूरी टीम वहां पर अपलोड करेगी। तो प्रॉपर एक टीम बनाई गई है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ वही बनाएगी, टोटल नोट्स ही प्रोवाइड कराएगी। तो नोट्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा, डोंट वरी, लेकिन आप खुद बनाइए। खुद का नोट्स ज्यादा समझ में आता है। हालांकि मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, आप उससे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद बनाएंगे ज्यादा समझ में आता है। सबका लिखने का तरीका, मैं बार बार ये बताता हूं, सबका लिखने का तरीका अपना अपना होता है, अपने तरीके समझते हैं। सो यहां तक समझ में आ गया हो तो सब लोग चैट सेक्शन में लिखो, हम लोग आगे चले। यहां तक समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे चले, क्यों आगे चला जाए? बहुत बढ़िया, आगे चला जाए। चलिए नेक्स्ट जो आता है हमारा, नेक्स्ट आता है सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट आता है हमारा सोडियम थायोसल्फेट। लुक एट इट, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का कोई भी कॉमन नेम नहीं होता, याद रखिएगा। सोडियम थायोसल्फेट का कोई भी कॉमन नेम नहीं होता, इसका कोई कॉमन नेम है ही नहीं। सोडियम थायोसल्फेट का फार्मूला क्या होता है मालूम है? Na2H2O3, लिख लियो। Na2H2O3, समझ में बात आ रही है? सोडियम थायोसल्फेट का जो फार्मूला होता है, ये होता है हमारा Na2H2O3। Na2H2O3 याद कर लो। फार्मूला जो होते हैं याद करने की चीजें हैं,
आप प्रैक्टिस करते रहोगे, हमारे साथ जुड़े रहोगे तो आपको याद करा देंगे, डोंट वरी। सोडियम थायोसल्फेट का फार्मूला Na2S2O3। इसका कोई भी कॉमन नेम नहीं होता, इसको कॉमन नेम से जाना ही नहीं जाता, ये सिर्फ जाना जाता है सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट बात करें कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कौन नहीं जानता। कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला बनाओ, देखो कैल्शियम शो करता है कितना, Ca+2, बोलो कैल्शियम शो करता है Ca+2, करता है नहीं, बिकॉज दिस इज ए एल्कली अर्थ मेटल, याद है, बिकॉज दिस इज ए एल्कली अर्थ मेटल, तो ये क्या शो करेगा, +2। ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन ऑक्साइड है, ऑक्सीजन हमारा ये ऑक्साइड का कार्य कर रहा है, ऑक्साइड पे -2 चार्ज, पराक्साइड पे -1 चार्ज एंड सुपर ऑक्साइड पे -½ चार्ज होता है। आपको हम इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में बताएं, ऑक्साइड पे -2, पराक्साइड पे -1 एंड हमारा जो थर्ड आता है सुपर ऑक्साइड उसमें -½ होता है, याद हुआ। तो वो जो होता है ये हमारा क्या करता है, -2 शो करता है। तो दोनों पे चार्ज बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, +2 -2 मिल करके एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे और इसका भी एक ही मोल उसका भी एक ही मोल मिलेगा, क्यों, वो भी +2 शो करता है, वो भी -2 शो करता है, तो चेंजिंग नहीं आएगा। तो इसमें क्या शो करेगा, ये देखिएगा, ये शो करेगा हमारा +2 -2, ये हो जाएगा CaO बनाएगा, बोलो बनाएगा कि नहीं बनाएगा, क्लियर हो, समझ में बात आई। तो यहां पर ये बनाएगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा हमारा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं लाइम, लाइम बोलते हैं इसे, ठीक, बातें समझ में आ रही है ना, सबको क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम बोलते हैं लाइमस्टोन, लाइमस्टोन नाम सुने होंगे आप लोग, कैल्शियम कार्बोनेट, अरे चूना जी, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको तो कौन नहीं जानता, CaCO3 बहुत यूज होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन जिसे आप बोलते हो। नेक्स्ट हमारा आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे बोलते हो, बोलो यहां तक समझ में आ नहीं आया, आगे आगे चलें। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसे बोलते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाएंगे, फार्मूला अगर बनाना हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कैसे बनाओगे, देखो हम फार्मूला बनाना सिखाते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आपको फार्मूला बनाना है, तो मैग्नीशियम कितना होता है, Mg+2 होता है कि नहीं होता, सब लोग यहां से संतुष्ट हो, बेटा मांगे कार स्कूटर, मांगे Mg ना, ये क्या एल्कली अर्थ मेटल है, ये एल्कली अर्थ मेटल है Mg+2, Mg+2। अब देखो हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड हमने कल आपको बताया था, मतलब इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में, कल नहीं परसों हमारा लेक्चर था, इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था हाइड्रोक्साइड होता है OH-, हाइड्रोक्साइड होता है OH-, तो Mg+2 है, इधर OH- है। लेकिन दोनों को बैलेंस करने के लिए, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे आप, क्योंकि OH पे 1 है, Mg पे 2+ है, आप क्या करोगे, इसको ट्वाइस लगा दो, ट्वाइस लगा दो, अब बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, उस पर +2 इस पर भी -2, तो क्या बना लेता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। समझ में बात आई कि नहीं आई, क्लियर हो रहा है सबको, MgOH का होल ट्वाइस जिसे हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि होता है हमारा कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट जिसे हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। सबसे पहले आप कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला लिखो, जो कि अभी अभी हमने आपको बताया। कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, बताओ जल्दी। कैल्शियम का होता है Ca, सल्फेट का SO4 इंटू हाफ हाइड्रेट जब बोला गया तो यहाँ पर क्या लिखाओगे, हाफ H2O, ये होता है हमारा हाफ हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट, मतलब CaSO4 डॉट हाफ H2O, जिसे आप बोलते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस। बात समझ में आ रही, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर नेक्स्ट आता है हमारा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का भी कोई सा भी कॉमन नाम नहीं होता, इसके केमिकल नाम से ही जाना जाता है, इसलिए इसमें अमोनियम क्लोराइड के नाम से ही जाना जाता है। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनाओगे, बोलो। अमोनियम क्लोराइड फार्मूला आपको बनाना होगा तो आप सिंपल से कैसे करोगे। अमोनियम का क्या होता है, कल हमने आपको बताया था NH4+, NH4+, इसीलिए मैं कहता हूं रेगुलरली आप लोग क्लास में रहिए। रेगुलर अगर क्लास में रहोगे तभी समझ में आएगा। अमोनियम आयन अगर पूछा जाए आपको पता ही नहीं तो आप कैसे बताओगे,
आप कैसे बताओगे? आप गूगल करने लगोगे तो अमोनियम आयन है क्या? इससे अच्छा है कि रेगुलर क्लास में रेगुलरिटी बनाओ, सब कुछ समझ में आएगा। देखो बिना रेगुलरिटी कुछ नहीं समझ में आएगा, आप कितने भी तेज हो पढ़ने में, अगर रेगुलरिटी क्लास नहीं बनी आपको नहीं समझ में आएगा। रेगुलरिटी क्लास बनेगी तभी समझ में आएगा, 100% लिख कर दे रहा हूं, इसलिए आप रेगुलरिटी बनाइए। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम का कितना होता है? अमोनियम आयन याद है ना, NH4+ एंड क्लोराइड, क्लोराइड इज ए हाइड्रोजन। चाहे बात करें क्लोराइड की, चाहे बात करें ब्रोमाइड की, आयोडाइड की, फ्लोराइड की, किसी भी हाइड्रोजन की बात करो माइनस का 1 चार्ज आता है। लुक एट इट, माइनस का 1 चार्ज आता है। चाहे जिस भी आपकी बात कर लो, चाहे क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, फ्लोराइड हो, सब कुछ आप ले लो, माइनस का 1 ही चार्ज शो करता है। तो ये भी क्या शो करेगा? माइनस का 1 चार्ज। तो अमोनियम क्लोराइड क्या करेगा? क्लोराइड क्या होगा? Cl-। दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि NH4 पे +1 का चार्ज, Cl- पे भी -1 का चार्ज, दोनों आपस में मिलकर के NH4Cl बनाएंगे, एक एक मोल ही मिलेंगे क्योंकि इनका आयन इक्वल है। तो अमोनियम क्लोराइड क्या बनाएगा? NH4Cl, और इसका कोई भी कॉमन नेम नहीं होता। फटाफट से सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट। बात क्लियर है? सब लोग चैट सेक्शन में लिखो, क्या आप लोग तैयार हो नेक्स्ट स्लाइड पढ़ने के लिए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बातें क्लियर हो रही ना, सबको समझ में आ रहा है? आ गया सबको समझ में? जितने भी लोग हो फटाफट से चैट सेक्शन में लिखो, आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये चीजें आपको उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, आपको बताया क्या जा रहा है? सोडियम क्लोराइड। ये तो बहुत सिंपल है, सोडियम क्लोराइड बहुत सिंपल। आप लोग हमेशा देखते हो, अरे वो टाटा साल्ट खाते हो ना, नमक, तो टाटा नमक आता है ना, सोडियम क्लोराइड, उसे ही बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसे आप बोलते हो टेबल साल्ट। एक्चुअली में जो खाने वाला साल्ट है वही है। तो सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट, यही आपका NaCl, सोडियम का Na, क्लोराइड का Cl। बैलेंस करना चाहो, सोडियम इज ए एल्कली मेटल, Na+ शो करता है। हलीना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, हलीना की रब से फरियाद। तो आपको ये याद होना चाहिए, ये पॉइंट्स इसीलिए मैं कर रहा हूं, आप जाकर याद कर लो। वो जो आपको पीरियोडिक टेबल बताया गया, वो पीरियोडिक टेबल जाकर याद कर लीजिए। जब आपको पीरियोडिक टेबल याद होगा तो कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको याद करने में, आप तुरंत देखकर जान जाओगे। सोडियम इज ए एल्कली मेटल, तो ये +1 ही शो करेगा, आपको कुछ करना ही नहीं, ना तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ना ऑक्टेट स्ट्रक्चर पूरा करना, कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ आप अगर याद करो, डायरेक्ट देखकर जान रहे हो एल्कली मेटल है तो Na+ शो करेगा, आगे चलो काम खत्म। एंड क्लोराइड हमने आपको बताया हाइड्रोजन है, Cl- शो करेगा, दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? NaCl, इसे बोलते हैं टेबल साल्ट। याद हुआ? याद हुआ सबको? प्रॉपर समझ में आया? नेक्स्ट चले, नेक्स्ट आता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या आता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, और इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखो कैल्शियम क्या बताता है? Ca+2। कैल्शियम क्या बताता है? Ca+2। इधर देखो, कैल्शियम Ca+2 शो करता है, एंड हाइड्रोक्साइड OH- शो करता है, OH-। इसको दोनों को मिलाने के लिए हम क्या करेंगे? इसका 2 मोल लेंगे, तभी तो ये बनाएगा ना, CaOH का होल ट्वाइस रिएक्ट करेगा, 2+ 2- मिल करके CaOH का होल ट्वाइस बना लेंगे। क्योंकि OH पे एक ही माइनस था, उस पे 2+ था, उस पे 1 माइनस था, तो वो पूरा ही नहीं कर पाता, इसीलिए क्या बनाएगा? CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो हमारे पास 2 रुपए एक्स्ट्रा है, हमने घर से 12 रुपए लेकर आए, हमारे पास 2 रुपए एक्स्ट्रा है, आपके पास 8 रुपए है। याद रखना, हमारे पास 12 रुपए, आपके पास 8 रुपए, आपके पास 8 रुपए। तो अगर मान लीजिए हमें 10 रुपए का, मान लीजिए कुछ भी चॉकलेट लेनी है, 10 रुपए की चॉकलेट लेनी है, हमारे पास तो 12 रुपए है, आपके पास 8 रुपए है, आपके पास 8 रुपए, तब तो हम आपको 2 दे सकते हैं, आप भी 10 रुपए की चॉकलेट ले लोगे, हम भी चॉकलेट ले लेंगे, कंप्लीट। लेकिन वहीं पर जैसे 2 दोस्त हैं, 2 दोस्त हो आप लोग,
एक दो लोग, मैं इधर, मेरे पास 12 रुपए, आपके पास 9 रुपए, उसके पास 9 रुपए, क्या मैं आपको 2 रुपए दूंगा तो आप लोगे? नहीं लोगे, क्योंकि 1 रुपए का कर्जा क्यों आप एक्स्ट्रा लोगे? आपको एक ही चाहिए तो आप 1 रुपए लोगे। नहीं भाई, 10 रुपए में चॉकलेट मिल जा रही है, हम ले लेंगे। तो करोगे क्या, समझो पहले। इंसानी बुद्धि मत लगाना कि 1 रुपए की छोटी वाली चॉकलेट ले लेंगे। तो करोगे क्या कि वहां पर आप 9 रुपए आपके पास है, एक ही लेना चाहोगे ना, तो आपको दोनों लोगों को मैं एक एक दे दूंगा। दोनों को ट्वाइस कर दो, तब जाकर मेरे लेवल में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? तो यही कार्य कर रहा है। कैल्शियम +2 शो करता है, हाइड्रोक्साइड -1 शो करता है। तो 2 हाइड्रोक्साइड को लो, तब जाकर कैल्शियम के लेवल पे आ रहा है। बातें क्लियर हो रही है? चलो, इसे बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस। 100% क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है सुक्रोज। सुक्रोज जिसे आप बोलते हो शुगर। चीनी खूब खाते हो ना आप लोग? अरे सब लोग खाते हैं, आप ही लोग नहीं, सभी लोग खाते हैं, सभी को पसंद है। अरे मिर्चा किसको पसंद आता है? मिर्चा कोई ज्यादा थोड़ी खाता है ना। शुगर तो सबको पसंद आता है। सुक्रोज, सुक्रोज का फार्मूला सब लोग बताओ। C12H22O11, बचपन से पढ़ते आओ यार, 6-7 में थे तभी से याद कर रहे हो। सुक्रोज को बोलते हैं C12H22O11 सुक्रोज, जिसे आप शुगर बोलते हो। ग्लूकोज हो गया तो इसका हाफ हो जाता है, C6H12O6। क्यों? तो यहां पर देखेंगे सोडियम फॉस्फेट। सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट को क्या लिखते हैं? इसे बोलते हैं TSP। सोडियम फॉस्फेट को बोलते हैं, कॉमन नेम में TSP के नाम से जाना जाता है। TSP मतलब ट्राई सोडियम फॉस्फेट, यहां पर लिख लो, TSP के नाम से जाना जाता है। TSP, इसे जाना जाता है TSP के नाम से, याद रखना। सोडियम फॉस्फेट को TSP के नाम से जाना जाता है, याद करो। सोडियम फॉस्फेट को TSP के नाम जाना जाता है, ट्राई सोडियम फॉस्फेट। ट्राई सोडियम फॉस्फेट, क्लियर है? सोडियम फॉस्फेट का फार्मूला लगाओ। सोडियम फॉस्फेट का फार्मूला होता है Na3PO4। Na3PO4 ट्वाइस ओएसिस में नहीं लगता, यही बैलेंस होता है सोडियम फॉस्फेट। तो इसका फार्मूला होता है Na3PO4। क्लियर है? इसको जानते किसके नाम से? TSP। याद रखना, अगर जब भी पूछा जाए कि TSP क्या है तो सोडियम फॉस्फेट है, Na3PO4, जिसे हम बोलते हैं ट्राई सोडियम फॉस्फेट। ट्राई सोडियम फॉस्फेट मतलब ट्राई सोडियम, सोडियम पे देख रहे हैं आप 3 है ना, सोडियम पे 3 है, Na3 फॉस्फेट PO4। क्लियर आया? नेक्स्ट बात करें सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड नेक्स्ट आप जानते हो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 यार। सल्फ्यूरिक एसिड क्या बोलते हैं? H2SO4, H2SO4, H2SO4। क्लियर? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 100% यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, हम जानते हैं आपको, ठीक। और इसका कॉमन नेम आपको सल्फ्यूरिक एसिड के ही नाम से ही मिलेगा ज्यादातर, H2SO4। एंड इसका अगर देखें यूरिया का कितना होता है फार्मूला? यूरिया का फार्मूला क्या है? यूरिया का कोई कॉमन नेम, उसका केमिकल नाम ही यूरिया है, कॉमन नेम वही सब जानते हैं। यूरिया आप लोग लेते हो तो क्या कुछ और बताते हो उसको? यूरिया बताते हैं ना। इसका फार्मूला क्या होता है? NH2CONH2, NH2CONH2। लुक एट इट, याद करो, समझ में बात आई? एक बार फिर से रिवीजन कर लो, फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं रिवीजन कराता हूं आपका, रिवीजन कराता हूं। लेकिन सबसे लोग पहले चैट सेक्शन में लिखो क्या आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में आया? 100% आगे बढ़ा जाए। चलो रिवीजन एक बार करो। अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की तो ये होता है हमारा साल्ट, जो कि आता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूछ लिया जाए तो इसे हम सिलेक्ट लाइम बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस होता है। बात करें सुक्रोज की C12H22O11 होता है, जिसे हम शुगर बोलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें सोडियम फास्फेट की, जिसे आप Na3PO4 बोलते हो, इसे TSP बोलते हैं, TSP, ट्राई सोडियम फॉस्फेट, TSP बोला जाता है। बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की, जिसे H2SO4 बोलते हो, एंड यूरिया बोले तो NH2CONH2 होता है। इन दोनों का एटॉमिक मास भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी याद कर लेना। एक का 98 होता है, दूसरा का 60 होता है, ठीक। एक का 98, दूसरे का 60। H2SO4 का देख लो तो इसका 98 होता है, 98, इसका होता है 60। याद करना, बहुत बार पूछा जाता है। अभी हम आगे चल के काफी चीजें बताएंगे, उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आएगी। फटाफट से टेक ए स्क्रीनशॉट, समझ में बात आई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हाट इज एटम। एटम क्या है?
अब हम एटम के बारे में चर्चा करते हैं। व्हाट इज एटम? चलिए नाउ अब हम देख लेते हैं एटम आखिर है क्या। लेकिन उससे पहले सब लोग यहाँ पर चैट सेक्शन में लिख के बताओ कि यस आपको समझ में आ गया। सब लोग चैट सेक्शन में लिख के बताओ, मैं देखना चाहता हूं। यस आपको समझ में आ गया, सब लोग लिखो यस सर समझ में आ रहा है। लेकिन जब तक आप लोग बताओगे नहीं कि यस सर हमें समझ में आया, तब तक हम आगे नहीं चलेंगे। इसलिए मैं पहले से बता रहा हूं, सब लोग लिखे हो यस सर समझ में आ गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लगभग लगभग सबको समझ में। वैसे कुछ है भी नहीं, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट जो आप हेडिंग डालेंगे, व्हाट इज एटम? एटम है क्या? और देखते हैं हम एटम के बारे में चर्चा करते हैं कि एग्जैक्ट एटम होता क्या है। सबसे छोटा टॉपिक यही है, एटम आखिर है क्या। तो हेडिंग डालेंगे व्हाट इज एटम, व्हाट इज एटम। तो यहां पर देखेंगे सबसे छोटा टॉपिक हमारा एटम से ही शुरुआत होता है, आप यहीं पर चर्चा करोगे। और हाँ याद कर लेना, जितने भी मॉलिक्यूल्स हमने बताए हैं सबका एटॉमिक मास निकाल लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक मास जरूर निकालना सीखो। अब क्लोरीन आ गया तो 35.5 होता है, आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। कैल्शियम आ गया 40 होता है, तो उसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर जरूर सीखो। कम से कम 30 एलिमेंट तक याद ही कर लो, 1 to 30 ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लगभग सब आ जाते हैं उसके अंदर, लगभग सभी तो नहीं आएंगे, लगभग जितना आप पढ़ते हो वो आ जाएंगे। इसलिए 30 तक आप एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर दोनों याद कर लो, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क लिख लो, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर आपको पढ़ना है। परमाणु क्रमांक परमाणु भार जो कि यूपी बोर्ड से होंगे, अगर हिंदी समझना चाहते हैं परमाणु भार परमाणु क्रमांक ये याद कर लो 30 तक, 1 से लेकर 30 तक। एटम है क्या? एटम है क्या बताओ, व्हाट इज एटम? तो यहां पर बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, याद रखना अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन के अनुसार, क्योंकि एटम सबसे पहले बताया था जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन के अनुसार एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द केमिकल एलिमेंट। पूरे केमिकल एलिमेंट का, किसी भी केमिकल एलिमेंट का, कोई सा भी केमिकल एलिमेंट ले लो, उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारा एटम है। जब भी आपको एटम की डिफिनीशन बतानी हो, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी केमिकल एटम केमिकल एलिमेंट इज नोन एज एटम। फिर से मेरे साथ बोलो, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन केमिकल एलिमेंट नोन एज एटम। अगेन, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी केमिकल एलिमेंट नोन एज एटम, वो हमारा एटम कहलाता है। यहां तक सबको क्लियर हुआ? यहां तक सबको क्लियर हुआ कि जो केमिकल एलिमेंट होता है वो केमिकल एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल ही एटम कहलाता है। केमिकल एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल ही एटम कहलाता है। यहां तक क्लियर हो गया? नोट में देखेंगे, नोट में ऑल मैटर वाज कंपोज्ड ऑफ एटम, ऑल मैटर वाज कंपोज्ड ऑफ एटम। देखो अगर यही चीज मैं आपसे पूछ लूं, जैसे मान लो एक मूर्ति बनाई जाती है, मूर्ति स्टैचू, कोई मूर्ति बनाई जाती है, वो कैसे बनाई गई ये पहले बता दो हमको। मिट्टी की अगर कोई मूर्ति अच्छे से सजाकर बनाई जा रही है तो वो कैसे बनाई जाती है? मिट्टी के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाई जाती है। यहां तक समझ में आया? मिट्टी के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाई जाती है। वो छोटे छोटे कण हैं क्या? एटम है। वो छोटे छोटे कण है ये एटम। ऑल मैटर वाज कंपोज्ड ऑफ एटम। जितने भी मैटर हैं, आप जितने भी मैटर को देख रहे हो, सब के सब एटम से मिलकर बने हुए हैं। मैटर मतलब द्रव्य, चाहे वो ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकती है, सब के सब एटम से मिलकर बने हैं। जितने भी मैटर आप देख रहे हो सब के सब एटम से मिलकर बने हुए हैं, क्योंकि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट से छोटा नहीं होता आपका कुछ। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन केमिकल एलिमेंट। याद हुआ? समझ में बात आई? चलिए, ऑल मैटर वाज कंपोज्ड ऑफ एटम। जितने भी मैटर हैं सब कुछ एटम से मिलकर बने, कंपोज्ड ऑफ एटम। दूसरा पॉइंट, ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट वेयर आइडेंटिकल इन मास। ये चीज याद रखनी है। ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट वेयर आइडेंटिकल इन मास, मतलब कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई सा भी एलिमेंट ले लो, चाहे सोडियम हो, हाइड्रोजन हो, पोटेशियम हो, कोई सा भी एलिमेंट आप ले लो,
उस एलिमेंट में जितने भी एटम होंगे सब आइडेंटिकल मास के होंगे। ऐसा नहीं कोई एटम बड़ा होगा कोई एटम छोटा होगा, नहीं, जितने कोई भी एलिमेंट अगर आप ले रहे हो, जैसे सोडियम एलिमेंट ले रहे हो, तो उसमें यूज होने वाला सभी एटम आइडेंटिकल मास के होंगे, मतलब समान मास के होंगे, मतलब उनका मास समान होगा, उनका द्रव्यमान समान होगा। तो ऑल लिखा जा रहा है ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट वेयर आइडेंटिकल इन मास। किसी भी एलिमेंट के जो भी एटम होते हैं वो मास में आइडेंटिकल होते हैं, उनका मास समान होता है। लुक एट इट, समझ में बात आ रही है? थर्ड पॉइंट, दोनों पॉइंट समझ में आया कि नहीं? सब बच्चे बताएंगे दोनों पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? चलो थर्ड पॉइंट कह रहा है डिफरेंट एलिमेंट्स हैड एटम ऑफ डिफरेंट मास। देखो दूसरा पॉइंट अगर आप ढंग से समझो, तीसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया। समझो, सबसे पहले बताया गया कोई अगर एक एलिमेंट ले रहे हो उसमें यूज होने वाला सभी एटम समान मास के होंगे, समान मास के होंगे, लेकिन अलग अलग एलिमेंट के एटम भी अलग अलग मास के होते हैं। लुक एट इट, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एटम है, सपोज दैट ये एक एटम है, इट इज ए एटम, हमारे पास कोई एक एटम है। अगर इसके एलिमेंट है, इसके एटम की बात करें, मान लो एटम की बात करें तो ये समान होंगे, जितने भी एटम होंगे समान होंगे, देख पा रहे हो ना, सब समान होंगे। लेकिन अगर हम अलग अलग की बात कर लें, मान लो ये कोई अलग एलिमेंट है, ये कोई अलग एलिमेंट है, तो इसका एटम दूसरी तरीके से हो सकता है और इसका एटम दूसरी तरीके से हो सकता है। ये हमारे डिफरेंट हो सकते हैं, दीज आर डिफरेंस, बट ये हमारे क्या होंगे? आइडेंटिकल। नोट कर लो, बातें समझ में आ रही हैं कि अगर किसी भी एक एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं वो मास में आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन अगर अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, वो डिफरेंट इन मास में डिफरेंट होते हैं। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चर्चा हम करते हैं। क्लियर है सब लोग? लेकिन फटाफट से, इससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सब लोग फटाफट से लिख लिए, आगे चला जाए, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अथवा एटम को और क्या बोल सकते हो? नेक्स्ट अगर हम कोई अदर डिफिनीशन जानने की कोशिश करें, एक तो डिफिनीशन आपकी पता चल गई, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट नोन एज एटम। दूसरा आपको दोनों में से चाहे जो भी आप बता सकते हो, लेकिन आपको दोनों जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक जान रहे हो दूसरा नहीं जान रहे हो, आपको कोई दोस्त बता दिया तो आप कहोगे नहीं ये तो गलत है, जबकि वो गलत नहीं है। आपको इसीलिए डीपली नॉलेज चाहिए। दूसरा और करके लिखेंगे, जो एटम होता है यहां पर बताया जा रहा है द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट का सबसे, वही चीज बताया जा रहा है इसमें भी, वहां पर बताया गया था एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट है, सबसे छोटा पार्टिकल ही हमारा एटम कहलाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी परिभाषा आप ये बता सकते हो कि एलिमेंट का वह छोटा या सबसे छोटा सा पार्टिकल जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता हो, नोन एज एटम। लुक एट इट, फटाफट से लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा वह पार्टिकल जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता हो वो हमारा एटम कहलाएगा। सबसे अच्छी डिफिनीशन है, इस डिफिनीशन को लिखो फटाफट से। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच इज पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एटम। किसी भी एलिमेंट का वह सबसे छोटा पार्टिकल जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता हो वो हमारा कहलाता है एटम, वो हमारा कहलाता है एटम। याद है? सबको समझ में आ गया कि नहीं आया? क्लियर? चलो नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? इसमें लिखो कंजर्वेशन ऑफ मास में। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। द मास ऑफ द प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन मस्ट इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट। कोई भी रिएक्शन आपको दिखाई जा रही है,
वह बैलेंस तब होगी, याद रखना, वो बैलेंस तब होगी जब उसका रिएक्टेंट का जो मास होता है, रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल हो। या फिर आप बोल सकते हो किसी भी बैलेंस रिएक्शन का जो रिएक्टेंट का मास होता है वो मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट मास। रिएक्टेंट में यूज होने वाले जितने भी आपके एटम है सबका मास मिला दो, प्रोडक्ट में यूज होने वाले जो भी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उनका मास के बराबर आना चाहिए, बस ये बताता है कंजर्वेशन ऑफ मास। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी केमिकल रिएक्शन आपको मिल गई, वो बैलेंस रिएक्शन अगर है, बैलेंस रिएक्शन है तो उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास दोनों इक्वल ही होना चाहिए, तभी बैलेंस ही होगा। और देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर बता सकते हो, जैसे हम मान ले रहे हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन ले रहे हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे, एक तो हम हाइड्रोजन ले रहे हैं H2 मॉलिक्यूल प्लस क्लोरीन ले रहे हैं Cl2 मॉलिक्यूल्स, ये मिलाकर क्या बनाते हैं 2HCl बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, बनाते हैं नहीं बनाते हैं। ये हमारी एक बैलेंस रिएक्शन है, क्या ये बैलेंस है कि नहीं है, 100% है। अब अगर इसका मास देख लो, क्या मास इक्वल है कि नहीं, मास देखो, मास इक्वल है कि नहीं। आप देखो हाइड्रोजन का मास 1, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो 1 × 2, 2 × 1 प्लस क्लोरीन का मास 35.5, याद है क्लोरीन का मास 35.5 होता है, बातें समझ में आ रही है। 2 × 35.5, तो इसका मल्टीप्लाई करके ऐड करो, 2 × 1 2 प्लस 35 दूना 70 1 71, आया कितना 73, इसका मास आया कितना 73। 2HCl का मास निकालो, हाइड्रोजन का मास 1 प्लस में क्लोरीन का मास 35.5 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई में 35 1 36.5, 36 दूना 72 1 73, 73 ये भी आया। मास दोनों का इक्वल है कि नहीं है, ये भी इसका मास है, ये भी इसका मास है, मास इक्वल है कि नहीं है, यही हम कह रहे थे। मतलब ये चीज आप याद रखेंगे, मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट। कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें, मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर हो रहा है सबको, बातें सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, क्लियर है, आगे चला जाए, बहुत बढ़िया। व्हाट इज एटॉमिक मास, नेक्स्ट डालते हैं हेडिंग हम, व्हाट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसे कहते हैं, एटॉमिक मास क्या है। आपने एटम के बारे में समझा, एटम क्या है, ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एलिमेंट का ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, दैट्स नोन एज एटम। और एटॉमिक मास किसे बोलते हैं, एटॉमिक मास किसे बोलते हैं, जिसे हीलियम का मास 4 होता है, ठीक। जैसे आप नाइट्रोजन ले ले तो इसका 14 होता है, क्लोरीन ले ले तो इसका 35.5 होता है, दैट इज एटॉमिक मास। इसकी डिफिनीशन क्या लिखोगे ये पहले दे देते हैं। डिफिनीशन आप देखेंगे, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का जो मास होता है वही उसका एटॉमिक मास कहलाता है। अरे सिंपल सी चीज है ना, एटॉमिक मास मतलब एटम का मास, किसी भी एलिमेंट में एक एटम का मास जो होता है वो हमारा एटॉमिक मास कहलाता है। एलिमेंट जो हो गया छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है, तो उस एलिमेंट के किसी एक एटम का जो मास होता है वही हमारा एटॉमिक मास कहलाता है। क्लियर हुआ, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का जो मास होता है दैट्स नोन एज एटॉमिक मास। लुक एट इट, क्लियर हो रहा है ना, आप लोग को यहां पर दिख रहा है कि किस प्रकार से आपको लिखना है। फटाफट से इसको सब्जेक्ट में लिखिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। एंड नाउ हम बात करते हैं यूनिट ऑफ एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, जैसे जो भी चीज आप देखते हो उसमें प्रेजेंट किस में करोगे। जैसे मास हो गया, आप 1 किलो शुगर खरीदने जाते हो, उसको किस में मेजर करते हो, किलोग्राम में। आप कहते हो 1 किलोग्राम शुगर दे दो, क्या ऐसे थोड़ी कहोगे कि 5000 दाने शुगर के दे दो, नहीं कहोगे ना, पॉसिबल जो चीज नहीं है। तो हम एक नॉर्मल एक प्रकार से हम यूनिट रखते हैं उसको, या तो बोलेंगे 1000 ग्राम शुगर दे दो, ऐसे बोलेंगे ना, तो वही चीज है, तो वो एक यूनिट है उसकी, वो इसकी यूनिट है। लेकिन जो एटम्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, उसको ग्राम में मेजर करना पॉसिबल ही नहीं है। किलोग्राम में छोड़ो, ग्राम मिलीग्राम में भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसकी जो यूनिट होती है बहुत छोटी ली जाती है।
आओ देखते हैं यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की यूनिट देखें किस में ये मेजर किया जाता है। एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है वो AMU होती है, इसे AMU में लिखेंगे। AMU एटॉमिक मास यूनिट, AMU हमेशा, जैसे आपको बोल दिया जाए कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास बताओ, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आप बोलते हो 14 AMU, बोलते हो कि नहीं बोलते हो, बोलते हो कि नहीं बोलते हो, 14 AMU, उसको AMU में लिखते हैं। या फिर यूनिफाइड मास भी से बोलते हैं, कई लोग यहां पर 14U सिर्फ लिख देते हैं, वो भी सही है, 14U भी सही है, उसे यूनिफाइड मास बोलते हैं 14U। एंड डाल्टन में भी लिखा जाता है, मतलब चाहे हम डाल्टन में लिखें, चाहे हम यूनिफाइड मास लिखें, चाहे एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU में लिखें, तीन की तीनों इसकी यूनिट होती हैं। लुक एट इट, तीन की तीनों इसकी यूनिट होती है। मतलब अगर हम बात करें एटॉमिक मास की तो इसकी पहली यूनिट एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU होती है, दूसरी यूनिट यूनिफाइड मास जिसे आप U लिखते हो, तीसरी यूनिट जो होती है वो हमारी डाल्टन होती है। क्लियर हुआ? यहां तक पॉइंट समझ में आया? सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, टेक ए स्क्रीनशॉट। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट स्लाइड चलें। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं AMU है क्या। AMU है क्या, AMU के बारे में जानते हैं। जैसे आप तो समझ गए एक एटम का जो मास होता है वो AMU में डिनोट किया जाता है, या फिर U में या फिर डाल्टन में DA में। लेकिन एक AMU क्या है वो चीज पहले देख लेते हैं। AMU है क्या वो चीज पहले देखो, आओ समझते हैं। जैसे आप किसी भी चीज को एक मानक तौर पर लेते हो, मानक तौर पर, जैसे किलोग्राम को ही ले लो, एक मानक तौर पर किलोग्राम ले लिया गया है। तो किलोग्राम के बारे में बताओगे तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। यही बताते हो ना। कितने क्विंटल होते हैं? कितने क्विंटल होते हैं? 1/100 क्विंटल होते हैं। तो एक मानक तौर पे आप किलोग्राम लिए हो जो कि अदर से रिलेशन दिखा सकता है। तो वैसे हम एक मानक तौर पर किसी भी एटम को मेजर करने के लिए AMU ले लेते हैं। क्लियर है? यहां तक AMU ले लेते हैं। क्लियर? जो एक AMU होता है ये इसलिए बताया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। हम एक मानक तौर पर लिए थे कार्बन 12, कार्बन 12 हम एक मानक तौर पर लिए हुए हैं, ध्यान से समझिएगा। कार्बन 12 C12 जिसे आप बोलते हो, हम एक मानक तौर पर लिए हुए हैं। अब क्यों कार्बन 12 मानक तौर पर लिया गया है इसका भी कारण आपको बताया जाएगा। क्लियर? इसका भी टॉपिक आपको बताया जाएगा क्यों ये लिया गया है, ये क्यों लिया गया है उसका भी आपको पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। डोंट वरी, डोंट वरी, ये भी आपको टोटल समझाया जाएगा। ठीक, चलिए ये देखिए वाई C12 वाज चूजन, ये आपको आगे बताया जाएगा। लेकिन पहले देखो हम यहां पर चूज करते हैं कार्बन 12। क्या चूज करते हैं? कार्बन 12, C12 हम यहां पर चूज किए हुए हैं। हम ये यहां पर C12 रखा और यहां पर ध्यान दीजिएगा जो एक AMU होता है वो मास ऑफ कार्बन एटम का 12th भाग होता है। मतलब आप अगर एक AMU निकालोगे तो वो होगा 1/12 इंटू मास ऑफ एटम, 1/12 इंटू मास ऑफ एटम। जानो इसको समझने की कोशिश करो और मैं और अच्छी तरीके से समझाता हूं। कार्बन जब लिया गया था, आगे चल के हम आपको समझा रहे हैं कार्बन लिया क्यों गया था, कार्बन लिया क्यों गया था। लेकिन पहले AMU समझो। देखिएगा अगर हम यहां पर समझें कि कार्बन, कार्बन मतलब इसका कार्बन का मास कितना होता है? 12 AMU। हम एक मानक तौर पे कार्बन ही रख लिए। पहले यही समझ लो हम क्यों कार्बन रखे। जैसे आपको किलोग्राम में रखना होता है तो किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1/100 क्विंटल होते हैं। तो लेकिन किलोग्राम क्यों रखा गया? क्योंकि ये ज्यादा यूज हो रहा था। किसी भी चीज आप कोई भी चीज तौलोगे तो 1 किलो से लेकर के 1 किलो से प्रॉपरली अगर आधा किलो लेते तो 500 ग्राम कर देते, तो 1 किलो से लेकर के 99 किलो के बीच के आने वाली हर एक मास को, हर एक वेट को आप किलोग्राम ही तौलोगे। वो 100 किलो होने के बाद क्विंटल आएगा या फिर 1 किलो से कम होने के बाद वो ग्राम में आएगा। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है? किलोग्राम की। ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है? किलोग्राम की। तो वाई C12 वाज चूजन, C12 क्यों लिया गया ये समझो।
सबसे पहला पॉइंट कि C12 क्यों लिया गया कार्बन, सबसे पहला पॉइंट स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के स्टेबल आइसोटोप्स थे, कार्बन के स्टेबल आइसोटोप्स थे। मतलब ये समझिएगा उस समय जब कार्बन लिया गया था इसके आइसोटोप्स एक प्रकार से थे ही नहीं, एक प्रकार से थे ही नहीं आइसोटोप। C12 ही मालूम था जब वहां पर लिया गया था। आज मालूम है C13 C14 होता है, C13 C14 होता है, हमको भी मालूम। लेकिन जब ये मानक तौर पे लिया गया था तब ये नहीं मालूम था C13 C14 होता है। वहां पर मालूम ही नहीं था कि C13 या फिर C14 नामक कोई चीज होती है, पता ही नहीं था। तो इसके आइसोटोप्स प्रेजेंट नहीं थे। इसके आइसोटोप्स जैसे मान लो, आइसोटोप मतलब उसके ही जैसा। तो जैसे मान लो एक क्लास है, क्लासरूम, जैसे आप लोग बैठे हो, एक क्लास है, क्लास में आपको मॉनिटर किसी को बनाना है। किससे बनाओगे? जो क्लास में सबसे अलग हो, उसी की तरह कोई और होगा तो आपको डिफरेंट पता, अगर मान लीजिए उसमें डिफरेंट करना होगा तो मुश्किल आ जाएगी। क्लास में सबसे अलग हो, अलग का मतलब है सबसे बढ़िया हो, पढ़ने में तेज हो, बोलने चालने में अच्छा हो। तो वैसे ये भी है, उस समय कार्बन के कोई भी आइसोटोप प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए कार्बन एटम लिया गया। दूसरी चीज अबंडेंस ऑफ कार्बन। अबंडेंस ऑफ कार्बन देखिएगा आप नेचर में देखिए, मॉनिटर किसको बनाओगे? जो रेगुलरली प्रेजेंट हो, जो रेगुलरली, जैसे मान लीजिए एक महीने में जो एक हो सकता है किसी दिन छुट्टी कर दे, बाकी प्रतिदिन आए, वही तो मॉनिटर बनेगा। अगर वो आधे महीने आ ही नहीं रहा, आधे महीने आ रहा है मतलब 15 दिन गायब ही है, उसे मॉनिटर बनाओगे? नहीं बनाओगे। तो कार्बन जो है हर जगह प्रेजेंट होता है। इवन आप जितनी भी चीजें देख रहे हो यहां पर, हर एक चीजें यहां पर, स्मार्ट बोर्ड पे, आपके टैबलेट पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, या इवन जितनी भी चीजें, लकड़ी, मेज, कुर्सी, सब कुछ में कार्बन प्रेजेंट है। तो नेचर में कार्बन की एबंडेंस सबसे ज्यादा है। आप इस बात को नोट करो, पूरे नेचर में कार्बन की एबंडेंस सबसे ज्यादा है। कार्बन की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है सबसे ज्यादा है। तो जो सबसे ज्यादा पाया जाएगा वही तो होगा मॉनिटर। तो इसीलिए लिया गया। अबंडेंस मतलब पाया जाना, अबंडेंस मतलब लिख लो पाया जाना। अबंडेंस अकरिंग जिसे आप बोल सकते हो, जो कार्बन एटम है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। दूसरा कारण, पहला कारण क्या हुआ कि इसके जैसा कोई नहीं था उस समय, इसका आइसोटोप प्रेजेंट नहीं था। दूसरा कारण, ये बहुत ही ज्यादा नेचर में पाया जाता है, इसके अबंडेंस ज्यादा है। तीसरी चीज, मॉडरेटली रिएक्टिव। मॉडरेटली रिएक्टिव, क्या आप उसे मॉनिटर बनाओगे जो पहुंचते ही क्लास में सबको मारने पीटने लग जाए? नहीं बनाओगे ना। थोड़ा शांत स्वभाव का, और इतना शांत भी नहीं हो कि उसे कोई थप्पड़ खींच दे तो वो शांत ही रहे, इतना शांत भी ना हो। तो मॉडरेटली रिएक्टिव हो। आप क्या कार्बन एटम देखते हो, क्या जैसे मेज में प्रेजेंट है, क्या ये ऐसे नॉर्मली सबके साथ रिएक्ट कर जाता है? नहीं करता। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक हीट देनी पड़ती है, कुछ स्पेसिफिक हीट पाता है तब जाकर वो रिएक्ट करता है। तो इससे ये समझ में आता है कि ये मॉडरेटली रिएक्टिव है, ऐसे ही सबके साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। इसलिए C12 वाज चूजन, याद करो, इसलिए चूज किया गया था कि मॉडल। पहली चीज, इसके आइसोटोप्स उस समय प्रेजेंट नहीं थे। दूसरी चीज क्या है? इसकी पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा, अबंडेंस सबसे ज्यादा है। तीसरी चीज, मॉडरेटली रिएक्टिव था, ये सभी से रिएक्ट नहीं कर सकता था, मतलब मॉडरेटली, बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं था और बहुत लेस भी रिएक्टिव नहीं था, मॉडरेटली, जो कि हमें चाहिए था, इसलिए ये लिया गया था। लुक एट इट, क्लियर होता है सबको? बातें यहां तक समझ में आई? चलिए अब हम समझाते हैं कि एक AMU लिया कैसे गया। तो हम वहां पर बताए थे उस समय मानक तौर पे लिया गया था कि वन कार्बन एटम का जो वेट होता है, वेट ऑफ वन कार्बन एटम, वेट यहां पर लिख लो, वेट ऑफ वन कार्बन एटम, यहां पर लिखेंगे वेट ऑफ वन कार्बन एटम इज इक्वल टू, वहां पर मानक तौर पे 12 AMU लिया गया था।
वहां पर 12 AMU 12 AMU लिया गया था। 1 कार्बन एटम में 12 AMU होते हैं, 12 AMU होते हैं। क्लियर। अगर हम यहीं से अब AMU की चर्चा करें, AMU की वैल्यू निकालें, क्या निकलेगा 1/12, क्योंकि 12 ये नीचे आ जाएगा, ठीक, इनटू में वेट ऑफ कार्बन एटम, वेट ऑफ 1 कार्बन एटम। बात समझ में आई। तो वही चीज लिखा जा रहा है कि 1 AMU इक्वल टू 1/12 इंटू वेट ऑफ कार्बन एटम। बातें क्लियर है। उस समय लिया गया था वेट ऑफ कार्बन एटम इज 12 AMU, तो 1 AMU निकालेंगे तो 1/12 हो जाएगा इधर आकर के, एंड वेट ऑफ कार्बन एटम। यहां तक सबको क्लियर, समझ में आप? बहुत बढ़िया। यहां तक कभी प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए, याद रखो, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फटाफट से सब लोग लिख के बताओ, क्या यहां तक सबको समझ में आया? क्या यहां तक प्रॉपर सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट जो हमारा बताया जा रहा है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। एक एटम कार्बन का जो भी मास होता है वो 1.99 × 10⁻23 ग्राम में होता है। ये ग्राम में बताया जा रहा है। ये प्रैक्टिकली डिटरमाइन हुआ था। ये कब डिटरमाइन हुआ था? प्रैक्टिकली। दिस इज ए प्रैक्टिकली डिटरमाइन। ये हमारा प्रैक्टिकली डिटरमाइन था, ये हमारा प्रैक्टिकली मालूम था, प्रैक्टिकली। दिस इज ए प्रैक्टिकली डिटरमाइन। ऐसे नहीं मालूम था, प्रैक्टिकली देखा गया था, मेजर किया गया था। अब ये मत पूछिए किससे मेजर किया गया था, ना तो कहीं लिखा गया है उसमें कोई ऐसा रहा होगा इंस्ट्रूमेंट जिससे मेजर किया गया होगा। तो एक कार्बन एटम का जो प्रैक्टिकली डिटरमाइन था वो 1.9 × 10⁻23 ग्राम में था। समझ में बात आई? अरे किसी चीज को आप तोलोगे तो वो कितने ग्राम का है मालूम चलेगा ना, मालूम चलेगा ना। तो इतने ग्राम का था। 10⁻23 ग्राम मतलब क्या है? 0 दशमलव लिख करके आप 22 0 लगा दो, 199, इतना मतलब है। बातें क्लियर? चलो अब आगे हम ये चर्चा करते हैं कि जब मास ऑफ 1 कार्बन एटम ग्राम में कितना होता है, 1.99, मतलब नियरली आप 2 लिख लो, 2 × 10⁻23 ग्राम। और ये 12 AMU, तो AMU और ग्राम में कुछ रिलेशन भी होना चाहिए कि एक AMU में कितने ग्राम होना चाहिए। आओ पता लगाते हैं कि एक AMU में कितने ग्राम होते हैं। ये चीजें समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट ले लिया था, बहुत बढ़िया। नहीं लिया फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, ठीक है, स्क्रीनशॉट। चलो हटाया जाए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन AMU एंड ग्राम। AMU और ग्राम में क्या रिलेशन होता है, आओ समझते हैं। पहले ये स्लाइड छोड़ो, पहले आप इधर ध्यान से देखेंगे एक AMU में कितने ग्राम होते हैं, हम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक AMU में जो ग्राम होगा वो कैसे निकालोगे। देखिएगा, हमें मालूम है कि एक कार्बन एटम का वेट कितना है, वेट ऑफ 1 कार्बन एटम, वेट ऑफ 1 कार्बन एटम कितना है, 12 AMU है कि नहीं है। एंड वेट ऑफ 1 कार्बन एटम दूसरे रिस्पेक्ट में क्या है, 1.99 × 10⁻23 ग्राम। तो वेट ऑफ 1 कार्बन, एक कार्बन एटम का वेट 12 AMU है, दूसरे कार्बन एटम का वेट आल्सो 1.99 × 10⁻23 ग्राम है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड बना लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिखो इधर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से लिखो, क्या लिखोगे, 12 AMU इक्वल टू, क्योंकि वेट ऑफ कार्बन एटम दोनों इक्वल है, ये किसके बराबर होगा, 1.99 × 10⁻23 ग्राम होगा इक्वल। अगर हम यहीं पर 1 AMU की बात करें, 1 AMU की बात करें तो ये जाकर 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 1.99 × 10⁻23 ग्राम डिवाइड बाई 12 से जब इसको कट करोगे तो ओवरऑल हमें मिलेगा कितना, कितना मिलेगा, ये आ जाएगा हमारा 0.166 × 10⁻23 ग्राम। एंड फाइनली से हम लिख सकते हैं 1.66 × 10⁻24 ग्राम 1 AMU को, 1 AMU को, मतलब एक AMU में 1.66 × 10⁻24 ग्राम होते हैं, जो कि आपको इधर दिखाया जा रहा है, जो कि आपको इधर दिखाया जा रहा है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, जो भी चीजें आपको बताई गई एक बार स्क्रीनशॉट लो। कैसे आपको समझ में आ रहा है कि वेट ऑफ 1 कार्बन एटम इक्वल टू कितना होता है, 12 AMU, वेट ऑफ 1 कार्बन एटम
हमारा ग्राम में लिखोगे तो 1.99 × 10⁻23 ग्राम। जब दोनों को इक्वल करोगे, क्यों? क्योंकि वेट ऑफ कार्बन एटम ही दोनों है ना, तो 12 mu = 1.99 × 10⁻23 ग्राम। एक mu की वैल्यू निकालोगे 1.99 × 10⁻23 ग्राम डिवाइड बाय 12, तो उसकी वैल्यू आएगी 0.166 × 10⁻23, 1.66 × 10⁻24 ग्राम। बातें क्लियर हुई सबको? यहां तक समझ में आया? चलो अब यहां पर देखेंगे, इतना स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो इसमें भी वही समझाएंगे, 1 AMU में 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, 1 AMU में 1/12, इसको एक मास ऑफ कार्बन एटम को लिख दिया गया 1.99 × 10⁻23 ग्राम। डायरेक्ट यहीं से निकाल देगा, चाहे जैसे निकालो, आपकी इच्छा है, क्योंकि मास ऑफ कार्बन एटम की वैल्यू आप जानते ही हो। तो दोनों एक ही चीजें हैं, आपको समझने का तरीका अलग अलग है, जैसे आपको समझ में आए, दोनों समझ में आए, बहुत बच्चे बढ़िया, तब आप इंटेलिजेंट बॉय हो ना। वैसे तो सर हम लोग तो इंटेलिजेंट हैं ही। नेक्स्ट, अगर आपको फार्मूला बनाना हो AMU से ग्राम में रिलेटेड, अगर आपको एक फार्मूला डिराइव करना हो तो क्या करोगे आप, ये बताओ। पहले फार्मूला डिराइव करना हो तो क्या करोगे? आप यहां पर देखोगे कि एक AMU जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ एटम, मास का कितना एक्सपेरिमेंटल मास है, डिवाइड बाय 1.66 × 10⁻24 ग्राम प्रति AMU। अगर इसकी बात की जाए तो इतने से आप डिवाइड कर दोगे, इतने से आप डिवाइड कर दोगे, ठीक। एक AMU निकालने के लिए, एक AMU निकाले भाई, अगर हम निकाल रहे हैं 1 AMU, ये चीजें समझ में आएगी आपको, डोंट वरी। किसी भी मास का एक्सपेरिमेंटल मास कितना है, किसी भी एटम का एक्सपेरिमेंटल मास है कितना, एक्सपेरिमेंटल मास लिखोगे डिवाइड बाय, इतने से आप डिवाइड कर दोगे तो उसका AMU निकल आएगा, उसका क्या निकल आएगा, AMU। अब आपको हम दिखा देते हैं कैसे आप निकाले, इतना पहले फटाफट से नोट डाउन करिए, टेक ए स्क्रीनशॉट। और ये फार्मूला क्या बता रहा है उसको हम अभी डिराइव करके बता रहे हैं, टेक ए स्क्रीनशॉट, ठीक, बहुत बढ़िया। हमें मालूम है कार्बन एटम का एक्सपेरिमेंटल मास कितना होता है, ये बताओ। एक्सपेरिमेंटल मास कार्बन एटम का होता है, कार्बन एटम का जो एक्सपेरिमेंटल मास है, ये देखिएगा, एक्सपेरिमेंटल ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम का जो एक्सपेरिमेंटल मास है वो कितना है, 1.99 × 10⁻23 ग्राम, है कि नहीं है। अब अगर ग्राम में मालूम है, इसे AMU में चेंज करना, पूछ लिया जाए कार्बन एटम में कितने AMU होंगे, AMU में निकालो, वही फार्मूला ये बता रहा है। आओ देखते हैं, AMU में पूछा जाता आप क्या करोगे, AMU बराबर एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ कार्बन एटम कितना है, 1.99 × 10⁻23 ग्राम डिवाइड बाय ग्राम। देखो लिखा गया ना एक्सपेरिमेंटल ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, वो भी ग्राम में, किलोग्राम में या और किसी में हो ना लिखना, ग्राम में ही चेंज करके लिखना, डिवाइड बाय कितने से डिवाइड करना है, 1.66 × 10⁻24 ग्राम प्रति AMU से। देख रहे हो ना, ग्राम प्रति AMU से, ये फार्मूला याद रखना। अब देखो इसको जब आप कट करोगे 1.66 को 1.99 से कट करो, देखो ये कितना आएगा, 1.2, बचे कितना, 1.2 करके देख लो, इनटू ये ग्राम से ग्राम कट गया, 10⁻24 ऊपर जाएगा, 10⁻23 इंटू 10⁻24 माइनस गया, ऊपर गया, पॉजिटिव हो गया, AMU भी ऊपर गया, AMU भी हमारा पॉजिटिव हो गया। तो यहां पर क्या निकला हमारा, AMU में अगर निकालना हो तो ये AMU में हम निकालने की तरीका पूछ रहे थे, मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ कार्बन एटम, यहां पर AMU मत लिखना, AMU में किस प्रकार निकाला जाए वो चीज लिखेंगे हम, ठीक। कितना आएगा, इसे हम लिख सकते हैं, हम कितना, 1.2 × 10⁻24 में से 23 घटाओगे कितना बचेगा, 1 AMU, या फिर 1.2 में से 10 का गुणा कराओगे तो ये 12 AMU मिलेगा, मास ऑफ कार्बन एटम 12 AMU। यही चीजें आपको बताई जा रही थी। अगर किसी भी एटम का एक्सपेरिमेंटल मास पता है तो आप उसे AMU में चेंज कर सकते हो, उसमें सिर्फ 1.66 × 10⁻24 ग्राम प्रति AMU से भाग कर दो, जितना भी है। जैसे मान लो कोई नाइट्रोजन हो गया, उसकी अगर मान लो वैल्यू पता है, अब एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं मालूम, मान लो आप गूगल कर लेना, मान लो 1.94 × 10⁻22 ग्राम हो गया, उसमें आप 1.66 × 10⁻24 ग्राम प्रति AMU से भाग कर दो, उसका AMU में पता चल जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। या आज तक बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से के साथ। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करें। यहां तक सबको क्लियर होता है?
किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया? आज का ये लेक्चर किसको किसको नहीं समझ में आया ये पहले बता दो। बहुत बढ़िया, काफी लोग लिख दिए समझ में आ गया। जिसको जिसको समझ में आ गया बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आ बताओ फिर से समझा दें। कौन सा? ये वाला टॉपिक फिर से समझा दे, कोई बात नहीं, चलो फिर से एक बार समझ लो इस चीज को, फिर से एक बार समझ लो। काफी बच्चों को नहीं समझ में आया, इस चीज को फिर से एक बार समझ लेते हैं। इस चीज को, इसमें कहा क्या जा रहा है, एएमयू में निकालना है आपको, किसी का भी मास एएमयू में निकालना है। मान लो आपको जैसे दे दिया गया, सपोज दैट आपको दे दिया गया किसी भी एटम का एक्सपेरिमेंटल मास, आपको पूछ लिया कितना एएमयू होगा, क्वेश्चन दे दिया गया, कैसे निकालोगे? एक्सपेरिमेंटल मास हमें पता किसका है, कार्बन का, ऑलरेडी अभी आप देखें। मान लिया कार्बन एटम का एक्सपेरिमेंटल मास दिया गया 1.99 × 10⁻23 ग्राम, ये हमें एक्सपेरिमेंटल मास पता है। अब इसे एएमयू में निकालना है तो कैसे निकालोगे, मास ऑफ कार्बन एटम इन एएमयू। एएमयू में निकालने के लिए क्या करोगे, इसका जो एक्सपेरिमेंटल मास दिया गया है 1.99 × 10⁻23 डिवाइड बाई किससे भाग करोगे, 1.66 × 10⁻24 से भाग करोगे। इसको कट करोगे तो आएगा 1.2, आप कट करके देख लो, इंटू 10⁻23 × 10⁻24, तो ये आ जाएगा 1.2 × 10⁻1, 24 में से 23 घटाओगे 1 ही तो बचेगा। फाइनली हमारा 12 AMU। यही ये बोल रहा था, बस और कुछ नहीं करना था। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लें। लेकिन आगे चलने से पहले, मतलब आज का लेक्चर खत्म करने से पहले, अगर आप लोग हमारे विवेक मिश्रा स्टडी चैनल के हम सबके इस प्लेटफॉर्म से अगर नहीं जुड़े हो तो आप फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे आप हम लोगों के चैनल का मेंबर बन जाओ। और मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि आपको पूरा लेक्चर समझ में तभी आएगा, क्योंकि डेफिनेटली आप समझिए हर एक लेक्चर आप तभी देखोगे क्योंकि स्पेसिफिक लेक्चर जो होंगे वो पेड के लिए होंगे। तो वो सिर्फ और सिर्फ 199 पर मंथ लगा गया, सिर्फ और सिर्फ निग्लिजिबल फीस है, बिल्कुल निग्लिजिबल है। आप 199 पर मंथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश सब पढ़ रहे हो, और साथ ही साथ आपको रिवीजन भी कराया जाएगा, अनसॉल्व सॉल्व कराए जाएंगे। हालांकि 11th में ये सब मत सोचो कि अनसॉल्व कौन सा सॉल्व कराया, 12th में कराएंगे हम, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बताया जाएगा, किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो तो बताए जाएंगे। साथ ही साथ जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होगा आपको टेस्ट दिया जाएगा, आपको टेस्ट करके वहां पर टेस्ट में किसका नंबर कितना आया सबको अपने इसी चैनल पर वहां पर दिखाया जाएगा। कौन कौन बच्चे टॉप 5 या टॉप 3 पर आए हैं तो उनका नाम यहां पर लिया जाएगा, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो आप लोग भी इससे जुड़ सकते हो और आपका भी नाम यहां पर आ सकता है। इस पूरे स्मार्ट बोर्ड पे उनका नाम होगा एक दिन, मतलब जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा मंथली टेस्ट होगा। तो इसीलिए आप लोग हमेशा एक्टिव रहो और ज्वाइन जरूर करो, तभी मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लाइक करके जरूर जाइएगा, और अपने कम से कम याद रखिएगा 2 दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी यहाँ पर आकर के हर वो कंटेंट पढ़ सके जो वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो उनको नहीं समझ में आ रहा है वो चीजें पढ़ सके। तो फटाफट से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।